Nobody plans the failure, but it's a truth, a bitter truth. जिंदगी में रिजल्ट आपके कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिंग मेथड और डिसीजंस का रिजल्ट होती है। अगर इनमें से कुछ भी गलत हो जाए तो फेलियर बनती है। जितना सक्सेस स्टोरीज जानना जरूरी है ये जानने के लिए कि जिंदगी में क्या करना है, उतना ही जरूरी है फेलियर स्टोरीज जानना ये जानने के लिए कि क्या नहीं करना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन आज वो फेमस हैं अपने एक फ्रॉड के लिए, अपने एक फेलियर के लिए। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे इंसान के बारे में जो हम सब भारतीयों का कर्जदार है। कर्ज 9,000 करोड़ का कर्ज। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बात करेंगे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या जी के बारे में। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम विठल माल्या था जो एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर थे। इनके पिताजी ने यूनाइटेड ब्रीवर्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में यूबी ग्रुप कहते हैं, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और एक टाइम के बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्ट बढ़ाते चले गए और एक दिन ये इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए और उसके बाद चेयरमैन बन गए। चेयरमैन रहते रहते 1983 में इनकी मौत हो गई, जिसके बाद विजय माल्या ने इन्हें रिप्लेस किया और 27 साल की उम्र में यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए। तो ये बिजनेस फैमिली से आते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। ही स्टार्टेड वेल, बट यस, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से ये यूबी ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। विजय माल्या जी यूबी ग्रुप के लिए एक बहुत ही अच्छे चेयरमैन साबित हुए। इनकी चेयरमैनशिप से पहले इस कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ और वैल्यूएशन 40 करोड़ थी, लेकिन इनकी चेयरमैनशिप के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन 6,000 करोड़ हो गई थी। इसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर, केमिकल्स, इंजीनियरिंग जैसी काफी इंडस्ट्री में ट्राई किया, लेकिन इन्हें कुछ दिन काम करने के समझ आ गया कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट लिकर और बियर्स में है। इसलिए इन्होंने बाकी सब कुछ छोड़कर अपना प्राइम फोकस यूबी ग्रुप पर शिफ्ट कर लिया। इंडिया में लिकर की एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, तो इनके पास किंगफिशर की एडवर्टाइजमेंट करने का कोई तरीका नहीं था और उस वक्त भारत में लिकर का, बियर का ऐसे बहुत ज्यादा रिवाज भी नहीं था कि लोग उसे नॉर्मल बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इनके सामने कि कैसे टैकल करें। इसलिए विजय माल्या जी ने जो किंगफिशर की एडवर्टाइजमेंट है उसे अपनी जिंदगी के लाइफस्टाइल से कनेक्ट करके रिप्रेजेंट किया। मतलब वो इस तरीके से शो करते थे कि लिव लाइफ किंग साइज। ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये इवेंट इन्वेस्टमेंट करते थे, पार्टीज थ्रो करते थे, अलग अलग ऐसी चीजें करते रहते थे जिससे कि जो किंगफिशर है वो न्यूज में नाम आता रहे। और बेशक लिकर की तरह नहीं, बल्कि ये नाम इतना फेमस हो जाए कि किंगफिशर लोगों को एक ब्रांड लगने लगे। और इसके लिए इन्होंने जो अपना घर था उसका नाम भी किंगफिशर विला रखा था। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2015 में जो यूबी ग्रुप है वो लिकर मेकिंग की दूसरी सबसे लार्जेस्ट कंपनी बनी। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए विजय माल्या जी ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च कर दी। किंगफिशर एयरलाइंस ने लॉन्च होने के 2 साल में ही मार्केट का 1/4 शेयर एक्वायर कर लिया और ये इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने के लिए बता दूं कि 1/4 जो उन्होंने मार्केट शेयर एक्वायर किया था, उससे ये इसका मतलब है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल कर रहे थे उसमें, और ये अभी तक भी प्रॉफिट में नहीं आई थी, क्योंकि जो एयरलाइन होती है वो एक हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट के लिए कंपनियों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बहुत कम वो कमा पाती हैं। और जैसे कि विजय माल्या जी को सब कुछ लग्जरियस पसंद था, इसलिए उन्होंने किंगफिशर में भी काफी लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एक लग्जरी ब्रांड में गिनी जाती थी। एयरलाइन शुरू होने के 2 साल बाद, मतलब कि 2007 में, फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें इंडिया का 40वां सबसे अमीर आदमी घोषित कर दिया। ये होने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना किंगफिशर एयरलाइंस को इंटरनेशनली लॉन्च किया जाए, लेकिन उस वक्त एक रूल था कि आपको डोमेस्टिक एयरलाइंस में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेशनल जाने से पहले या इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च करने से पहले। तो 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे और ये 3 साल इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना एक ऐसी एयरलाइन को एक्वायर किया जाए जो ऑलरेडी इंटरनेशनल पाथ पर अपने प्लेन्स चलाती हो, और इसीलिए इन्होंने एयर डेक्कन नाम की एक एयरलाइन को खरीद लिया। एयर डेक्कन का पूरा बिजनेस मॉडल लो कॉस्ट फ्लाइट्स पर था कि वो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को सस्ती से सस्ती सर्विस देना चाहते थे, और किंगफिशर हमेशा से एक लग्जरी ब्रांड रही थी, तो इन लोगों का जो बिजनेस मॉडल था वो बिल्कुल अलग था, और इसीलिए एयर डेक्कन को खरीदना किंगफिशर की एक गलती साबित हुआ।
विजय माल्या जी ने एयर डेक्कन को लेते ही उसकी काया पलट कर दी। उन्होंने लो कॉस्ट सर्विसेज में भी एक बहुत अच्छी सर्विस देना शुरू कर दिया। लोग पहले ऐसी सर्विसेज इसलिए नहीं देते थे क्योंकि इतने फेयर में ऐसी सर्विसेज देना बहुत मुश्किल है, लेकिन विजय माल्या जी तो विजय माल्या हैं। अगर उन्होंने सर्विसेज इंक्रीज करी तो इसका नाम किंगफिशर रेड रख दिया, और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि डोमेस्टिक फ्लाइट का जो पाथ होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए लोगों को लगा कि वो क्यों इतने पैसे दे किंगफिशर के लिए, और इसीलिए उन्होंने किंगफिशर रेड पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और इससे जो किंगफिशर है वो अपनी रनिंग कॉस्ट निकालना भी उसके लिए मुश्किल होता चला गया। उन्होंने एयर डेक्कन को प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं बल्कि एक्सपेंशन के लिए एक्वायर किया था, लेकिन इसके एक्सपेंशन से जो किंगफिशर की जो मेन एयरलाइन थी वो ही खतरे में आती चली गई। धीरे धीरे वो अच्छे सर्विसेज दे रहे थे, इसलिए उन्होंने जो किंगफिशर रेड है उसके प्राइस भी इंक्रीज करना शुरू किया। तो जो वो फ्लाइट है ना वो लग्जरियस बची, क्योंकि जो लग्जरी वाले लोग थे अब वो कहीं और शिफ्ट करने लगे थे, वो किंगफिशर की तरफ रीडाइवर्ट नहीं हुए। और जो लो कॉस्ट लोग थे जो उस पर ट्रैवल करते थे पहले, उन्होंने भी कहीं और शिफ्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज एयर डेक्कन ने अब अपना बिजनेस मॉडल बिल्कुल चेंज कर दिया था। और इसीलिए जो किंगफिशर है उसका बुरा टाइम यहाँ से शुरू हो गया। और इसके बाद इनकी मुश्किलों में ऐड ऑन किया 2008 के वर्ल्ड रिसेशन ने। काफी बिजनेसेस बंद हो रहे थे, काफी लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो जो एयर ट्रैवल है वो काफी कम हो गया था, इससे एयर फेयर्स भी बहुत ज्यादा गिर गए थे। इवन काफी सारे बिजनेसेस ने इस टाइम में एग्जिट किया, लेकिन किंगफिशर एग्जिट वन ऑफ द वर्स्ट एग्जिट स्टोरी बन गया। धीरे धीरे इनका इतना बुरा वक्त आया कि हैदराबाद और बैंगलोर के एयरपोर्ट्स ने तो इन्हें बैन ही कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किंगफिशर एयरलाइंस के प्लेन्स को हमारे एयरपोर्ट पर लैंड करना है तो उन्हें पहले लैंडिंग चार्जेस देने होंगे, तब हम उनको लैंड करने देंगे, वरना लैंडिंग नहीं करवाई जाएगी। फ्यूल इंडस्ट्री में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ कि इनके प्लेन्स को फ्यूल ही मिलना बंद हो गया। एचपी और भारत पेट्रोलियम ने तो इन्हें फ्यूल देने से बिल्कुल ही मना कर दिया। इंडियन ऑयल ने भी कहा कि हम फ्यूल देंगे, लेकिन पहले जब हमें फ्यूल के पैसे कैश में दिए जाएंगे तब हम फ्यूल देंगे। तो इस तरीके से ये मार्केट में अपना भरोसा बिल्कुल खो चुके थे। फिर इन्होंने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा, लेकिन उस वक्त इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री में एफडीआई अलाउड नहीं था, ये एक कंप्लीटली डोमेस्टिक ऑन इंडस्ट्री थी, इसलिए वहां से भी इनकी कोई मदद नहीं हो पाई। और फिर इसके बाद तो एयरलाइंस का इतना बुरा वक्त आया कि उन्होंने कई कई महीनों की सैलरी भी नहीं दी अपने एम्प्लॉयज को। धीरे धीरे ये एयरलाइंस इतना बड़ा मैस बन गई कि आखिरी में इसका सोल्यूशन इसे सिर्फ बंद करना था। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं कि 2012 में कई कई महीनों की सैलरीज नहीं दी गई थी एम्प्लॉयज को, ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वहीं पे विजय माल्या जी ने 2015 में अपनी बर्थडे पार्टी के लिए 2 बिलियन यूएसडी डॉलर खर्च किए थे। अब ये तो आपने कहानी सुनी एयरलाइंस के बनने और बर्बाद करने की, लेकिन इस पूरी स्टोरी में वेयर इज द फ्रॉड, वेयर इज द स्कैम, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। एक अमीर पढ़े लिखे बिजनेसमैन का व्हाइट कॉलर क्राइम क्या था? इन्होंने अपनी कंपनी के लिए इन 17 बैंकों से लोन लिया था, जिसमें ज्यादातर सारे पीएसयू बैंक थे। पीएसयू मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, बिकॉज अगर इनमें कभी भी कोई भी लॉस हो जाता है तो इनको सेंटर हेल्प देती है, और सेंटर किसके पैसे से हेल्प करती है? वो है टैक्स पेयर के पैसे से। लेकिन मेन ये चीज समझने वाली है कि इतनी खराब बैलेंस शीट होने के बाद भी इन्हें इतना लोन मिला कैसे? इसका अंदाजा आप 2 कारणों से लगा सकते हैं। पहला कि इन्होंने अंदर के लोगों को रिश्वत दी होगी इनका काम करने के लिए, और दूसरा ये राज्यसभा के मेंबर थे तो इसलिए इनके पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छे थे। मार्च 2016 में इनको डेप्ट रीस्ट्रक्चर का ऑप्शन भी दिया गया था, जिसमें क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो जो आपका अमाउंट है उस पर कुछ इंटरेस्ट कम कर देती हैं या टेन्योर ज्यादा बढ़ा देती हैं, ताकि आप थोड़ा इजी से लोन रीपे कर पाएं, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। हालांकि विजय माल्या जी ने एक बार 6000 करोड़ वापस करने का ऑप्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बैंक उनका इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दे तो वो प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देंगे, लेकिन फिर बैंकों ने इस पर मना कर दिया, और फिर 2016 में ही श्रीमान विजय माल्या जी देश छोड़कर भाग गए। अभी ये लंदन में है, जहां पर लंदन कोर्ट में इनकी हियरिंग चलती रहती है। इंडियन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये हमारे देश वापस आ जाएं और इंडियन कोर्ट में इनका ट्रायल हो सके, लेकिन अब ये कब तक हो पाता है, कैसे हो पाता है, ये हम सब देखते ही रहेंगे जैसा भी होगा। इस केस स्टडी से हमें वैसे तो काफी चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बताऊंगी और एक नेगेटिव चीज।
पॉजिटिव चीज तो यही है कि जब इन्होंने किंगफिशर लिकर इंडस्ट्री में एंटर किया था तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट तक अलाउड नहीं था इसका, लेकिन फिर भी इन्होंने नए नए तरीके ढूंढे उसको एडवर्टाइज करने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या नहीं किया जा सकता, उन्होंने बल्कि इस बात का सोल्यूशन निकाला कि क्या करके मैं अपना काम कर सकता हूँ। और दूसरी नेगेटिव चीज है कि डेफिनेटली किंगफिशर शुरू से एक फेलियर नहीं था, बल्कि एयर डेक्कन जिसका बिजनेस मॉडल या कहें तो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन किंगफिशर के बिजनेस मॉडल से बिल्कुल अलग था, उसको एक्वायर करना वाज अ रॉन्ग डिसीजंस। कहते हैं ना, करेक्ट मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस केस स्टडी को यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, और उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से पीएसयू बैंक्स भी इतनी इररिस्पॉन्सिबली अपना काम करते हैं और जिससे जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इतना ज्यादा वेस्ट होता है। सो मेरी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।